नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 3 जून है और 3 जून है। आज आर्टिकल देखेंगे हम लोग। 4 आर्टिकल आपके लिए मिलने वाले हैं इसमें। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। 2 हैं द हिंदू के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी ये अलग अलग न्यूज़पेपर से उठाए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं। और देखिए आंसर राइटिंग चल रही है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। पेपर 1 स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से, तो अभी आपका ये कॉपी भी डाली जा रही है, वो भी देख सकते हैं। ये मंथली है, पेपर 1 चलेगा, इस महीने खत्म करा दिया जाएगा। 1 महीने में लगभग एक पेपर आपका करा दिया जाता है। तो ये 599 मंथली हिसाब से है ये। तो ये इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे। और जो भी क्रैश कोर्स से जुड़ना है, क्रैश कोर्स की भी जानकारी ले सकते हैं इस पर। और प्लस यहाँ पे पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इसमें, अब की बार 50 के पार। तो ये कोई राजनीतिक ब्यौरा नहीं है, ये तापमान की बात हो रही है जो दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाने लगा है। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मिस नहीं करने। जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं वो सब जानते हैं कि सब कुछ मिलता है इसमें। इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, रिपोर्ट्स रहेंगी, एग्जाम्पल्स रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, और समितियों की, विभिन्न समितियों की जो सिफारिशें मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं मिलती है। वो आप यहाँ से अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक है। और हाँ, जो देख रहे हैं वो रेगुलर पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे कि आपको लाभ हो। इस तरीके से आधा अधूरा छोड़ना, देखिए फॉलो करिए किसी को तो अच्छे से करिए, क्योंकि इस तरीके से भटकने से देखिए कुछ नहीं होता है। पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लिख पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो आप उसको चीज़ों को रेगुलर करिए। क्योंकि 1 दिन देखना, 2 दिन देखना, या 2 मिनट देख लिए तो उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा देखना शुरू करिए इन चीज़ों को, ना पूरा देखिए इनको। चलिए, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गर्मी के कारणों का यहाँ वर्णन किया गया है। क्या है कि अत्यधिक तापमान के प्रभाव और उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिकों और समितियों द्वारा दिए गए सुझाव क्या क्या हैं। तो ये यहाँ इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो डेटा देख लेते हैं 2023-24 से संबंधित इंपॉर्टेंट डेटा तथ्य। जो देखिए 2023 में भारत में औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है 2023 में। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पेपर 3 में इसको उपयोग कर सकते हैं आप, पेपर 3 के लिए काम आएगा, जो पिछले दशक के औसत से अधिक है। पहला पॉइंट ये तथ्यों से रिलेटेड, अत्यधिक गर्मी के कारण 2023 में 1500 से अधिक लोग मारे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक था। समझ रहे हैं। और 24 का तो हाल अभी बहुत ख़राब चल रहा है। तो वो जब हो जाएगा, डेटा इंपॉर्टेंट आ जाएगा उससे, तो उसमें तो 50+ निकल गया है। तो चलिए देखते हैं। भारत में 2023 में हरित ऊर्जा परियोजनाओं में $10 बिलियन का निवेश किया गया। कितना? $10 बिलियन का। तो ये इतना निवेश किया गया है, और भी ज़रूरत है अभी। अब विभिन्न समितियों और अध्यक्षों के कुछ सुझाव हैं, वो देख लेते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये आपके लिए 5 स्टार लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इनको रखे रहिए, क्योंकि इनको डालने से आपके आंसर की वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है। इनको मिस मत करिए, इनको नोट डाउन करते रहिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद, ये थी, इस पे इन्होंने सुझाव दिए थे समिति ने, कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि में हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने पर जोर देने के लिए बात की थी। तो इस सुझाव हैं ये विभिन्न समितियों के। अगर आपको सुझाव देखिए सब में डालने ही पड़ते हैं आंसरों में, तो ये सुझाव आप नोट डाउन करके रखिए कि जलवायु परिवर्तन पे कभी भी आए इस तरीके से क्वेश्चन, तो आप ये सुझाव समितियों के जरूर दें, है ना, क्योंकि ये मानक होते हैं, कोई ऐसी समिति नहीं दे देती है, विशेषज्ञ होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, IPCC के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौतों की आवश्यकता पे बल दिया इन्होंने। तो इस सुझाव को भी आप डाल सकते हैं। और RK पचौरी यानी टेरी के, ये टेरी से संबंधित हैं। तो इन्होंने क्या, ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का व्यापक उपयोग पर बल दिया इन्होंने। इसको काट दीजिए, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं इसमें। तापमान वृद्धि और उसके प्रभावों का, ये फ्लो चार्ट नहीं, उसके कारण वगैरह हैं, ये कर दीजिए, है ना। या फ्लो चार्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये है नहीं इसमें। कारण देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई आदि है। इससे संबंधित हम एक आर्टिकल और देख चुके हैं, वहाँ और डिटेल में हमने देख लिया था। तो कारण इसके ये है, ग्लोबल परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव क्या है, इसके स्वास्थ्य समस्याएं, फसल उत्पादन में कमी, जल संकट इत्यादि से लेकर इसके प्रभाव है। अब विभिन्न उपाय देख लीजिए। हरित ऊर्जा परियोजनाओं का निवेश और उसका प्रभाव, जैसे उदाहरण 2023 में हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और उससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, इसलिए हमें जरूरत है और निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसका कुछ विश्लेषण देख लेते हैं आर्टिकल का। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे जन स्वास्थ्य और कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। 2023 में अत्यधिक गर्मी के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई, फसल उत्पादन में भी कमी आई। इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट किया इसने। सरकार द्वारा हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम सराहनीय, लेकिन इन उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यापक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। आगे से आपको सरकारी इसमें वो भी डाल दिया करेंगे कदम। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन परिषद ने सुझाव दिया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कृषि में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा ये राजेंद्र पचौरी जो समिति ने, इन्होंने क्या बोला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौतों की आवश्यकता पर बल दिया है। और RK पचौरी ने ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का व्यापक उपयोग करने पर
जोर दिया इन्होंने। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2023 में हरित ऊर्जा परियोजनाओं में $10 बिलियन का निवेश किया। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये विश्लेषण था आपका। और देखिए ये प्रश्न लिखना है आपको उनको जो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं, वो क्रैश कोर्स पे लिख के इनको क्वेश्चनों को भेज सकते हैं। इसमें क्या है, पहला प्रश्न है ये, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, 2023-24 के दौरान उठाए गए उपायों का वर्णन कीजिए और MS स्वामीनाथन और डॉक्टर राजेंद्र पचौरी और RK पचौरी के द्वारा सुझाए गए सुझावों को शामिल करते हुए अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। तो ये 200 शब्दों में आपको लिख के भेजने हैं। ये मानिए आप डेली अगर लिख रहे हैं ना इन प्रश्नों को जो दिए जा रहे हैं, तो आपका राइटिंग स्किल बहुत सुधर जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे आपका चुनाव प्रक्रिया में सबक। तो इसमें सबक क्या क्या लिया जाना है वो देख लेते हैं। आगे है इसमें देखिए क्या सबक है वो देखते हैं। चलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, आज 4 आर्टिकल है। लेख में देखिए चुनाव प्रक्रिया की कमियों और सुधारों पर चर्चा की गई है और चुनावों के अनुभव और उनसे सीखे गए सबक हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक सुधारों पर बल दिया गया। तो देख लेते हैं डेटा तथ्य 2023-24 का। 2024 के चुनावों में 2000 मतदान दर क्या रही है, लोकसभा चुनाव में 70% अधिक रही है, जो पिछले चुनावों की तुलना में 5% अधिक है। EVM और VVPAT का उपयोग किया गया है, ये आप देख सकते हैं। 80% से अधिक बूथों पर इसका उपयोग किया गया। चुनाव सुधार, इसमें 2023 में चुनाव आयोग ने धनबल और बाहुबल की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। ऐसी घटनाओं में 5% की कमी भी आई है, तो इस डेटा को भी डाल सकते हैं। विभिन्न समितियों और अध्यक्षों के सुझाव देख लीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव सुधारों के लिए सिफारिश की है इसने कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनावी खर्च की सीमा को निर्धारित किया जाए और चुनावी फंडिंग का स्रोत स्पष्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं, जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की पहचान और उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। चुनाव आयोग ने भी बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए EVM और VVPAT का व्यापक उपयोग और चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों की सिफारिश की है चुनाव आयोग ने भी। अब देखिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार के सुझावों का ये फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे चरण EVM और VVPAT में सुधार हो, चुनावी खर्च और फंडिंग में पारदर्शीकरण हो और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध हो, तकनीकी सुधार और चुनाव आयोग की सख्त निगरानी हो। अब विभिन्न चरणों के बीच तो ये देख लेते हैं 2019 और 24 के चुनावी सुधार जो हुए उनमें सुधारों के बाद मतदान दर में वृद्धि भी आई है। विश्लेषण देखिए, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता विश्वसनीयता बढ़ी है। 2024 में चुनावों में VVPAT का व्यापक उपयोग, चुनाव आयोग की सख्त निगरानी ने धनबल और बाहुबल की घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए सकारात्मक संकेत भी है। अब वहीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव सुधारों में सिफारिश जो दी है उसके बारे में है, जैसे चुनावी खर्च की सीमा को निर्धारित किया जाए और चुनावी फंडिंग का स्रोत स्पष्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताए हैं वही सारे पॉइंट यहाँ पे डाले गए हैं, इनको पढ़ सकते हैं आप। और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता इससे बढ़ी है, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत इससे किया जा सकता है। प्रश्न देख लीजिए, भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। 2023-24 के चुनाव दौरान विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए ये अपना विचार प्रस्तुत करना है आपको 200 शब्दों में। ठीक है, आगे अगला भी देखिए, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण से संबंधित है, तो पेपर 1 और पेपर 3 से इसे जोड़ सकते हैं, आपके काम आएगा ये आर्टिकल। जो इससे क्या हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण के कारण गर्मी, शहरों का बढ़ता तापमान और हीट वेव की परिघटना पर ये लेख है, ये द हिंदू का लेख है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक हीट अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि को परिभाषित करता है, जिसे उच्च आर्द्रता के साथ जोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से महासागरीय जलवायु वाले देशों में। यह घटना सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, समग्र शहरी जीवन स्थितियों के लिए गंभीर प्रभाव डालती है। हाल के आंकड़ों में बताते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में तापमान 50 से अधिक दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यह इंगित करता है कि इस मुद्दे को संबोधित करने का तत्काल इसकी आवश्यकता है, इस पर काम करना चाहिए। इससे संबंधित अभी हमने एक और आर्टिकल देखा था, अब इसमें थोड़ा एंगल अलग है। शहरी गर्मी के कारण क्या है वो देख लेते हैं। अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव, शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित थर्मोडायनामिक और एरोडायनामिक गुण जो होते हैं उससे अत्यधिक गर्मी ये बढ़ाते हैं। कंक्रीट संरचनाओं, डामर की सड़कों में वृद्धि, वनस्पति क्षति के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। शहरीकरण का क्या प्रभाव है, तो स्थानीय स्तर पर स्तरीय शहरीकरण अकेले लगभग 60% अतिरिक्त गर्मी का कारण बनता है। भारत में शहरी जनसंख्या 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 400 मिलियन लोग जुड़ेंगे और शहरी गर्मी का मुद्दा इससे बढ़ेगा। और जलवायु परिवर्तन का योगदान कितना है, तो जलवायु परिवर्तन शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर गर्मी की दर देश के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी है, तो ये सबसे संबंधित है। संबंधित डेटा रिपोर्ट देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC की रिपोर्ट है। हीट वेव और अत्यधिक तापमान घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है। साथ ही वैश्विक तापमान मध्य शताब्दी तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 से 2% तक बढ़ने का भी इसमें अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि 2050 तक भारत की शहरी जनसंख्या 877 मिलियन तक पहुंच सकती है। इतनी 877 तक,
उम्मीद है, जिससे मजबूत शहरी नियोजन और जलवायु लचीली बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। इसका प्रशमन और अनुकूलन उपाय देख लीजिए। तो हरित बुनियादी ढांचा यहाँ पे बनाया जाए। छाया प्रदान करने और गर्मी को कम करने के लिए पेड़ लगाना और हरी छतें और दीवारें बनाना, शहरी पार्क, हरित गलियारे विकसित करना। और स्थायी शहरी नियोजन, इमारतों को परावर्तक सामग्रियों के साथ डिजाइन करना ताकि गर्मी का अवशोषण कम हो सके। शहरी नियोजन में हरे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जोनिंग कानूनों को लागू किया जाए। क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका? यानी कि जोन बना दिए जाएँ, उसी से संबंधित कानून बनाए जाएँ। आगे सार्वजनिक परिवहन में सुधार हो, तो सार्वजनिक परिवहन और गैर मोटर चालित परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देकर वाहन उत्सर्जन को कम करना। हीट रेजिलिएंट बुनियादी ढांचा, तो उच्च तापमान का सामना करने के लिए बेहतर इंसुलेशन और वेंटिलेशन के साथ इमारतों का निर्माण करना चाहिए। उच्च गर्मी क्षेत्रों में संवेदनशील आबादी की सहायता के लिए शीतलन केंद्रों और जल स्टेशनों को स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। जलवायु कार्य योजनाएं देख लीजिए। उत्सर्जन को कम करने और शहरी लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली शहर विशिष्ट जलवायु कार्य योजनाओं का विकास करना होगा। और भारतीय सरकारी पहल देख लीजिए, तो ये है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC। स्थायी विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रति देश की अनुकूल क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन जैसे मिशन इसमें शामिल किए गए। स्मार्ट सिटी मिशन देख लीजिए। उन शहरों को विकसित करने का लक्ष्य है जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बुनियादी ढांचों और सुविधाओं में सुधार करते हैं। इसमें हरित स्थानों का निर्माण, कौशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसी स्थायी शहरी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत मिशन भी इसमें बता सकते हैं। तो इसमें बुनियादी ढांचे के लिए भी ये भी बनाया गया है जो शहरी शासन में सुधार करने का प्रयास करता है। इसमें जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन के लिए स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाली ये पहल है, इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य है इसमें। तो शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय शामिल हैं जो शहरी गर्म द्वीप प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। कूलिंग एक्शन प्लान, इसमें पॉइंट्स में दिया क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सरकारी उपायों में शहरी गर्मी भार को कम करने के लिए स्थायी शीतलन विधियों को लक्षित करता है। ये ऊर्जा कुशल शीतलन प्रौद्योगिकियों और हरे भवन मानकों का उपयोग को बढ़ावा देता है। SDG सतत विकास लक्ष्य में SDG 11 सतत शहर और समुदाय, समावेशी, सुरक्षित, लचीला और स्थायी शहरों की आवश्यकता पर जोर देता है। वायु गुणवत्ता और नगरपालिका और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए शहरों के प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का आह्वान करता है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तात्कालिक कार्रवाई का आग्रह करता है। ये राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं में जलवायु परिवर्तन उपायों को शामिल करने के महत्व को उजागर ये कर रहा है। तो अब लास्ट में ये है, देखिए, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती शहरी गर्मी को चुनौती को तत्काल और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है। हरित बुनियादी ढांचा, स्थायी शहरी नियोजन, मजबूत जलवायु कार्य योजनाओं को अपनाकर शहरी गर्मद्वीप प्रभाव को कम कर सकते हैं और बढ़ते तापमान के अनुकूल हो सकते हैं। ये इन उपायों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने से यह सुनिश्चित होगा कि शहरी वातावरण रहने योग्य और लचीला रहे, जिससे सभी के लिए एक स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए, ये डाल सा प्रश्न है, भारतीय शहरों में तापमान वृद्धि पर शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करें। शहरी गर्मद्वीप प्रभाव को कम करने और बढ़ते तापमान के अनुकूलन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में करने के लिए प्रासंगिक डेटा और उदाहरणों का भी प्रयोग करें इसमें। ठीक है, तो ये थे आज के आर्टिकल। तो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, या पेपर 3 के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको सीधे जलवायु परिवर्तन पे 2 तो मिल गए इसमें। तो आपको ये प्रश्न लिख के भी भेज देने हैं साथ में। ठीक है, और भी कोई कांटेक्ट करना हो तो 8527434727 पे कर सकते हैं आप कांटेक्ट, है ना। और जो लोग क्रैश कोर्स में जुड़े हैं उस ग्रुप पे आप इनको लिख के भेजिए आंसरों को। ठीक है, बाकी और देखेंगे हम लोग प्रश्न आंसर प्रोग्राम हमारा चल ही रहा है जो डेली डालने वाला है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।